गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम लोग रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए साइंस का सेकंड टेस्ट डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इससे पहले हमने जो भी पहला टेस्ट का जो डिस्कशन कराया है उसको आप ध्यान से देखे होंगे। और आपको जो भी टॉपिक्स में दिक्कत हो रहा है, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है या जहाँ पर भी डाउट है, तो हम आपका डाउट को अगले जो वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग सेकंड टेस्ट का डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां हम आंसर नहीं दे रहे हैं इसीलिए ताकि आप उसको स्वयं बनाइए और आंसर्स को आप वीडियो से चेक कर सकते हैं। तो आज का टेस्ट का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस डिस्कशन को एंजॉय कीजिएगा और इसको देखते हुए सीरियसली पढ़ाई करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दोगुनी कर दी जाए तो विकृति क्या होगा। आपके पास रबर की एक डोरी है और इसकी लंबाई में वृद्धि आपने दोगुना कर दिया, तो आपसे पूछ रहा है कि विकृति क्या होगा। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चन को जो कहते हैं वो होता है फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम में 4 तरह का क्वेश्चन आता है। एक होता है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जो आप टॉपिक्स के थ्योरी को ध्यान से अगर पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा होता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें फार्मूला रहता है, आपको वैल्यूज़ पुट करने होते हैं और सॉल्व करने पर आंसर हो जाता है। तीसरा होता है परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि परसेंटेज दिया रहता है। और चौथा होता है रेशियो बेस्ड क्वेश्चन या फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो हम लोग का ये जो क्वेश्चन का नेचर है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का नेचर पकड़ना होगा कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस नेचर का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन का नेचर है ये फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अब चाहे फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो या रेशियो, आप कह सकते हैं रेशियो बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर फार्मूला बेस्ड हो या परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन हो। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, इतना गुना कर दिया जाए, इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, या ये मान क्या होगा, इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको पहले लिखना होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर विकृति पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले विकृति का फॉर्मूला लिखना होगा। अब विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए, विकृति जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्ट्रेन, क्या कहते हैं, स्ट्रेन। और ये विकृति इंग्लिश में जिसको स्ट्रेन कहते हैं, ये होता है लंबाई में परिवर्तन, वृद्धि या कमी, परिवर्तन में कुछ भी हो सकता है। तो लंबाई में परिवर्तन और बटा मूल लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन और बट्टा में मूल लंबाई, यानी ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये विकृति होता है। अब लंबाई में परिवर्तन को हम लोग इंडिकेट करते हैं डेल्टा एल से और मूल लंबाई को इंडिकेट करते हैं एल से। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विकृति क्या हो गया अगर लंबाई में परिवर्तन दोगुना कर दिया जाए। तो देखिए, जब फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन या रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें जो भी कांस्टेंट टर्म्स होगा, यानी जो नहीं बदल रहा है, उसको आपको हटा देना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जो कांस्टेंट टर्म है, जो नहीं परिवर्तित हो रहा है, उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जो नियत है उसको हटा देंगे। अब मान लीजिए कि ये एक रबर का डोरी है, तो इसका ओरिजिनल लंबाई है एल। अब हम इसको खींच दें, 2 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, 5 गुना कर दें, मतलब इसका लंबाई कितना भी हम खींचें, इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए यहाँ मूल लंबाई यानी कि ये एल चेंज नहीं होगा। यानी विकृति डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, सीधे तौर पर यह निर्भर कर रहा है डेल्टा एल पर, यानी लंबाई में परिवर्तन पर। अब ये परिवर्तन वृद्धि भी हो सकता है और कमी भी हो सकता है। और यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई में जो परिवर्तन है आपने कर दिया 2 गुना। तो लंबाई में परिवर्तन अगर इसको आपने 2 गुना कर दिया, ये आपका 2 गुना हो गया। तो ये जो विकृति है, ये जो स्ट्रेन है, ये भी 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो अगर ये 2 गुना होगा तो ये भी 2 गुना होगा, ये 4 गुना होगा तो ये भी 4 गुना होगा, ये 8 गुना होगा तो ये 8 गुना होगा, ये आधा है तो ये भी आधा हो जाएगा।
मतलब जिस हिसाब से, जिस अनुपात में डेल्टा एल चेंज करेगा, जिस अनुपात में लंबाई में परिवर्तन होगा, उसी अनुपात में विकृति में भी परिवर्तन होगा। और इसीलिए विकृति कितना गुना हो जाएगा? विकृति भी हो जाएगा 2 गुना। यानी आंसर इस क्वेश्चन का होगा 2 गुना। तो पहले क्वेश्चन का हम लोग नेचर समझ लिए। क्वेश्चन का नेचर था फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें आपको जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस पर सिर्फ सोचना है, जो चेंज नहीं हो रहा है उसके बारे में सोचना नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन क्या था कि अगर लंबाई में वृद्धि 2 गुना करेंगे, यानी लंबाई में परिवर्तन कर दिए 2 गुना, तो विकृति भी कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? देखिए, हम लोग जनरल जो लाइफ में छोटा सेकंड यूज़ करते हैं वह होता है सेकंड। हम लोग बात करते हैं सेकंड में ही। गाड़ी का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, या धावक 100 मीटर, कोई जो रेसर होता है जो रेस लगाता है, या 100 मीटर 200 मीटर रेस जो पार्टिसिपेट करता है, तो वो कितना दौड़ा, तो उसको हम लोग सेकंड्स में नापते हैं। ये हम लोग के लाइफ में नापने का सबसे छोटा यूनिट होता है जनरल लाइफ के लिए। लेकिन जब हम फिज़िक्स के डीप में जाते हैं तो वहाँ बहुत छोटा छोटा समय नापना होता है। तो इस छोटे छोटे समय को मापने के लिए कौन सा आप क्लॉक यूज़ करते हैं? जैसे कि अब बहुत छोटा समय मापना होता है रेस वगैरह में भी, तो हम लोग एक स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं जिसमें 1 सेकंड का 10वां भाग तक रहता है। लेकिन अगर 1 सेकंड का 1000वां भाग तक नापना हो, या उससे भी 1 सेकंड का लाखवां करोड़वां भाग नापना हो, तो इस छोटे छोटे समय अंतराल को कैसे मेज़र किया जाएगा? तो इसके मेजरमेंट के लिए हम लोग जिस घड़ी का प्रयोग करते हैं वह है आपका एटॉमिक क्लॉक। याद रखिएगा, वह है एटॉमिक क्लॉक, यानी परमाणविक घड़ी। और ये परमाणविक या जो आणविक घड़ी आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ये इंग्लिश में एटॉमिक क्लॉक कहलाता है, हिंदी में यहाँ आणविक लिखा हुआ है, आणविक घड़ी। तो इसमें होता है सीजियम एलिमेंट का प्रयोग। और सीजियम कौन सा? सीजियम 133। 133 इसका मास नंबर है, यानी द्रव्यमान संख्या है। तो सीजियम 133 एटम का प्रयोग इस एटॉमिक क्लॉक में किया जाता है। सीजियम 133 के परमाणु का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटॉमिक क्लॉक बनाने के लिए अगर पूछेगा किसका एटम, किस एलिमेंट का एटम, किस तत्व का परमाणु यूज होता है, तो आंसर हम लोग क्या देंगे? हम लोग आंसर देंगे सीजियम 133 एटम यूज किया जाता है। और ये काम किस पर करता है? तो देखिए, कोई भी एटम में जो होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह जब अपने कक्षा से, जब वो ऊर्जा लेता है तो अपने मूल कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाता है, और जब उच्च कक्षा से मूल कक्षा में आता है तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। आपने पढ़ा होगा कि एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है जब वह अपने मूल कक्षा में होता है, जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, तो जब मूल कक्षा में होता है तो वह किसी प्रकार के विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। लेकिन जब वह बाह्य स्रोत से ऊर्जा अवशोषण करता है तो उच्च कक्षा में चला जाता है, और वहाँ से जब मूल कक्षा में वो वापस लौटता है तो जो एब्जॉर्ब एनर्जी था, जो अवशोषित ऊर्जा था, उसको वो रिलीज करता है, उसको वो उत्सर्जित करता है। तो सीजियम 133 परमाणु के इलेक्ट्रॉन जब कक्षा चेंज करते हैं, जब वह उच्च कक्षा से मूल कक्षा में आते हैं, तो वह विद्युत चुंबकीय संकेतों का उत्सर्जन करते हैं। और इनके विद्युत चुंबकीय संकेतों के उत्सर्जन का कुछ अंतराल होता है, उसी अंतराल को मेजर किया जाता है, उसी अंतराल को नापा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बहुत सूक्ष्म समय मापने के लिए, बहुत छोटे छोटे समय को मापने के लिए हम लोग किस क्लॉक का यूज़ करते हैं, किस घड़ी का यूज़ करते हैं? तो आंसर होगा परमाणविक घड़ी या आणविक घड़ी, एटॉमिक क्लॉक। और कौन सा एलिमेंट का एटम यूज होता है? तो सीजियम 133 एटम यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका आणविक घड़ी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, डिस्कशन को बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड
ऐसे ही एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको इस डिस्कशन को बहुत ध्यान से वॉच करना है, और अगर पसंद आ रहा है तो फिर लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब को भी करना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती तो दीर्घवृत्त का तल, देखिए हम लोग जानते हैं कि टोटल 8 हमारे पास प्लैनेट्स हैं, यानी 8 ग्रह हैं। पहले 9 था, अब 8 हो गया है। अब ये जो लास्ट वाला जो था प्लूटो, वो बाहर निकल गया, उसको बौना ग्रह कहा गया, क्षुद्र ग्रह। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो दूसरे, प्रत्येक ग्रह का अपना एक स्वतंत्र कक्षा होता है, और कोई भी अगर ग्रह का स्वतंत्र कक्षा है तो वो दूसरे ग्रह के कक्षा को काटेगा नहीं। यहाँ पर प्लूटो काट रहा था, इसलिए प्लूटो को बाहर कर दिया गया। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन, हाँ, तो बात कर रहे थे प्लैनेट्स का। तो प्लैनेट जो होता है, कोई भी प्लैनेट जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो वह एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करता है। इंग्लिश में उसको कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट में? एलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। और आपने पढ़ा होगा ग्रहों के लिए केपलर का नियम। केपलर साहब खगोलीय दूरदर्शी का आविष्कार किए थे, और ये केपलर का 3 नियम था, उसमें ये पहला नियम है जिसको कहा गया कक्षा नियम। देखो केपलर का 3 नियम है, कक्षा नियम है, क्षेत्र नियम है और आवर्तकाल का नियम है। तो ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये थ्योरी से बनेगा। तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको केपलर लॉ पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़े हैं अभी तक तो जहाँ भी नोट्स है या आपका बुक है उसमें से पढ़ लीजिए केपलर का 3 नियम, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। तो पहला नियम है कक्षा नियम। क्या कहता है पहला नियम? कक्षा नियम कि कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में करता है। अब दीर्घवृत्तीय कक्षा का मतलब होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है। तो कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में करता है। चलिए, तो ये बन गया हमारा दीर्घवृत्ताकार कक्षा। इस कक्षा को दीर्घवृत्ताकार कहेंगे। देखो ये सर्कुलर नहीं है, अंडाकार आकार का है, एक्स शेप है। इसको वृत्ताकार नहीं कहेंगे, ये एक्स शेप्ड होता है। और इसके किसी एक फोकस पर होता है सन, यानी ये हो गया आपका सूर्य। देखिए ये है सन। और प्लैनेट्स जो होते हैं, ग्रह जो होता है वह इसी कक्षा में चक्कर लगाता है। दूसरा कोई ग्रह होगा तो उसका ये दूसरा कक्षा होगा, ये भी एलिप्टिकल होगा। तीसरा कोई ग्रह है तो तीसरा उसका भी कक्षा होगा, वो भी एलिप्टिकल होगा। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य का परिक्रमा एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में करता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। यह कक्षा नियम है। आगे कहता है इस कक्षा का जो तल होता है, यानी प्लेन, इस कक्षा का जो प्लेन होता है वह प्लेन कहाँ से होकर गुजरता है? वह आपके ग्रह के, यानी कि प्लैनेट के केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये प्लैनेट का ये मान लो सेंटर है। देखो ये ध्यान से, ये सेंटर है, ये मान लो ये सेंटर। तो ये जो है इसके सेंटर से होकर गुजर रहा है, ये सेंटर है। दूसरा ग्रह है, मान लो ये दूसरा ग्रह है, ये दूसरा ग्रह सपोज कर लीजिए। तो इसका जो कक्षा का तल होगा, ये कक्षा का जो तल होगा, ये इसके भी सेंटर से होके गुजरेगा। अब ये सेंटर है, देखो ये सेंटर, तो यहाँ से होके गुजरेगा, यहाँ से होके गुजरेगा, ये ऐसे। तो प्रत्येक ग्रह, चाहे कोई भी ग्रह है, चाहे पृथ्वी ग्रह है, चाहे बुध ग्रह है या शुक्र ग्रह है या कोई भी ग्रह है, वह सूर्य की परिक्रमा हमेशा एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में करेगा, जिसके एक फोकस पर सूर्य होगा। यहाँ पर सन है, सूर्य है। और इस कक्षा का तल जो होगा वह आपके ग्रह के, यानी प्लैनेट के, चाहे वो प्लैनेट मरकरी है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है, जो भी है, उसके सेंटर से ही गुजरेगा। इस नियम को कहते हैं कक्षा नियम। यह केपलर का पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। केपलर का दूसरा नियम भी समझ लीजिए। केपलर का दूसरा नियम, किसी भी ग्रह की क्षेत्रीय चाल हमेशा नियत रहती है। किसी भी ग्रह का क्षेत्रीय चाल हमेशा नियत रहता है। क्षेत्रीय चाल का मतलब होता है एरियल स्पीड, इसको कहते हैं क्षेत्र नियम, एरियल लॉ। कौन सा नियम? केपलर का दूसरा नियम है क्षेत्र नियम, एरियल लॉ। ये क्या कहता है? किसी भी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, यानी एरियल स्पीड कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर 1 घंटा में मान लो ये ग्रह अभी यहाँ था और 1 घंटा में ये ग्रह यहाँ चला आया, तो इसने जो एरिया एलिप्स का तय किया, इस जो दीर्घवृत्त का एरिया तय किया वो ये है। मान लो सुबह 7 बजे यहाँ था 7 AM और 8 बजे यहाँ था 8 AM।
तो ये हो गया एरिया जो 1 घंटा में तय किया। अब मान लो कि शाम को वो 3 बजे यहाँ पहुँच गया और 4 बजे यहाँ पहुँच गया, तो इस बार जो 1 घंटा में ये एरिया तय किया वो ये है, और ये एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होगा। तो अगर इस एरिया को हम कहते हैं मान लो A1 और इस एरिया को हम कहते हैं A2, तो ये जो A1 होगा वो A2 के क्या होगा, बराबर। मतलब एलिप्स का, ये दीर्घवृत्त का ये क्षेत्रफल और दीर्घवृत्त का ये क्षेत्रफल बराबर होगा। 1 घंटा में ये इतना एरिया तय किया, 1 घंटा में ये इतना एरिया तय किया, तो इसको क्षेत्र नियम कहते हैं। या ये भी है, एरियल स्पीड कांस्टेंट है, क्षेत्रीय चाल नियत है, रेखीय चाल अलग अलग है। यहाँ देखो रेखीय चाल का अगर बात करेंगे तो ये 1 घंटा में ये डिस्टेंस तय किया, ये दूरी तय किया, ज़्यादा है, और यहाँ जो 1 घंटा में तय किया वो ये दूरी तय किया, ये कम है। तो यानी कि क्या कि जब ग्रह सूर्य के पास होगा तो रेखीय चाल ज़्यादा होगा, और ग्रह जब सूर्य से दूर जाएगा तो रेखीय चाल कम होगा। तो इसका मतलब लीनियर स्पीड अलग अलग है, यहाँ पर लीनियर स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पर लीनियर स्पीड कम है, रेखीय चाल यहाँ ज़्यादा है, यहाँ रेखीय चाल कम है। लेकिन क्षेत्रीय चाल, ये एरिया और ये एरिया बराबर है, तो इसको कहते हैं क्षेत्र नियम। और ये आधारित होता है कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर, कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रेखीय संवेग मत बोल देना। कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत घूर्णन गति में या वृत्ताकार गति में लगता है, तो यहाँ पर ये लॉ लगता है। जब रेडियस कम होगा, कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग होता है mvr बराबर कांस्टेंट, अगर संरक्षित है तो। अब यहाँ पर मास तो ग्रह का चेंज नहीं करेगा, यहाँ पर देखो रेडियस कम है तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ वेलोसिटी हो गया ज़्यादा, यानी स्पीड हो गया ज़्यादा। यहाँ रेडियस कम है, स्पीड ज़्यादा, यहाँ रेडियस ज़्यादा है तो स्पीड कम। तो ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम को कहा जाता है परिक्रमण काल का नियम, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। परिक्रमण काल का नियम, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल मतलब एक परिक्रमा करने में लिया गया समय को परिक्रमण काल कहते हैं। ये एक परिक्रमा पूरा करने में जो समय लगेगा इसको परिक्रमण काल कहेंगे, और इसका वर्ग यानी t²। ग्रह का सूर्य से माध्य दूरी, माध्य दूरी मतलब देखो यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, तो सब डिस्टेंस का मीन डिस्टेंस लेना है, औसत दूरी लेना है, माध्य दूरी लेना है, कि घन के समानुपाती होता है। किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह के सूर्य से माध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है। इसको परिक्रमण काल का नियम कहते हैं। इसका मतलब क्या कि जिसका औसत दूरी कम होगा, माध्य दूरी कम होगा, उसका परिक्रमण काल भी कम होगा। यानी जो ग्रह सूर्य के सबसे पास है, जिसका औसत दूरी सूर्य से सबसे कम है, उसका परिक्रमण काल भी सबसे कम होगा, और जिस ग्रह का सूर्य से औसत दूरी सबसे ज़्यादा है उसका परिक्रमण काल भी सबसे अधिक होगा। तो ये केपलर का तीनों नियम है। पहला नियम क्षेत्र नियम, दूसरा नियम पहला नियम कक्षा नियम, दूसरा नियम क्षेत्र नियम, और तीसरा नियम परिक्रमण काल का नियम। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कहता है किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है। तो सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन जब बनाना हो, न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन बनाना हो, तो फॉर्मूला सही पुट करना चाहिए। अब ये देखो, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब भी गुरुत्व के अधीन गति वाला सवाल बनाना हो, बात को मेरा ध्यान से समझना, जब भी गुरुत्व के अधीन गति वाला सवाल बनाना हो तो सबसे पहला काम करना पृथ्वी जरूर बनाना। पृथ्वी बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ये बन गया पृथ्वी, और 19.6 मीटर ऊंचा इमारत बनाना। तो ऐसे बनाओगे इमारत, ये हुआ इमारत 19.6 मीटर ऊंचा। देखो ये 19.6 मीटर ऊंचा इमारत बना। चलो थोड़ा बड़ा बना देते हैं ये, और यहाँ से एक गेंद को यहाँ छत से, तो ये छत हो गया, ये आधार हो गया बेस, और यहाँ से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया, मतलब परपेंडिकुलर, ये हुआ परपेंडिकुलर प्रक्षेपित किया ऐसे, और कितना का वेग से फेंका, 5 मीटर पर सेकंड का वेग से फेंका।
अब पूछ रहा है कि यह पृथ्वी तक आने में कितना समय लेगा। देखो जब ऐसे फेंकोगे, हॉरिजॉन्टल फेंकोगे, तो ये तो प्रोजेक्टाइल का आधा वाला मार्ग है, इस तरह से गिरेगा। अगर यहाँ से सीधे छोड़ते, बिल्कुल गिरा देते, तो ऐसे आता। सीधे नीचे फेंकते तो भी नीचे आता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसे फेंके हैं, अनुप्रस्थ, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ प्रक्षेपण, इसको कहते हैं उदग्र प्रक्षेपण, इसको कहते हैं मुक्त रूप से गिराना। ना मैं यहाँ पर ला करके छोड़ दिए तो फ्री फॉल हो गया, मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है। या कहेगा एक गेंद को 19.6 मीटर ऊंची इमारत से गिराया जाता है, तो ये गिराया जाता है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 अगर गिराया जाता तो। लेकिन यहाँ पर ऐसे फेंका, जब इस डायरेक्शन में फेंका तो ये एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन जी किस डायरेक्शन में लगता है, जी तो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। ये पृथ्वी पर गेंद को लाने के लिए जो जिम्मेदार है वह है गुरुत्वीय त्वरण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल इसको लाने के लिए जिम्मेदार है। आपने इसको फेंका ऐसे, तो इस वेग का इस दिशा में, अब जी जो है वो इसी दिशा में वेग को बढ़ाएगा, इस दिशा में। अब यहां पर बताइए कि इस डायरेक्शन में वेग है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी एक्स कंपोनेंट इसका 5 है, तो वाई कंपोनेंट कितना होगा, 0। आप तो जो भी बात कीजिएगा वाई कंपोनेंट में, क्योंकि जी वाई कंपोनेंट में लग रहा है, जी तो वाई के दिशा में लग रहा है, इस दिशा में। तो यानी कि यहां पर आपको इस दिशा में जो वेग लेना है वो होगा 0। तो यहाँ आपका प्रारंभिक वेग कितना हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया 0। ध्यान दो, प्रारंभिक वेग हो गया 0। और आज आपको इस दिशा में दूरी कितना तय करना है। भले गेंद ऐसे चले, ये बात अलग है, लेकिन गेंद कभी भी जब ऐसे चलेगा तो ये इसी दिशा को तय करेगा, इस दिशा को, ये इस डायरेक्शन में, जी के कारण इसी डायरेक्शन में दूरी तय करेगा। तो ये इस डायरेक्शन में कितना दूरी तय करना है, 19.6, 19.6। और किधर लग रहा है, मैंने किधर दूरी तय कर रहा है, नीचे की दिशा में, इसलिए माइनस लेंगे। तो S बराबर हो गया -19.6। गुरुत्वीय त्वरण किधर लगता है, नीचे, तो जब गुरुत्वीय त्वरण नीचे लग रहा है तो वो भी माइनस होगा। तो G बराबर हो गया -9.8। अब यूनिट के साथ लिखना है तो ये मीटर हो गया, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। देखो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है एक्स डायरेक्शन में, लेकिन जी लग रहा है वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में वाई लाइन पर एक्स का मान कितना होता है, 0। मैथ्स में पढ़ा होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 0.5 है, तो इस डायरेक्शन में अगर हम पूछें कि मान कितना है तो 0 होगा। वाई के किसी भी पॉइंट पर एक्स का मान कितना होगा, 0। अब चलिए, तो जी का मान हो गया 9.8 नीचे की ओर। हमको निकालना है टाइम यानी टी। अब यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करके सिर्फ अब सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला होता है S = ut + ½ GT²। यह फॉर्मूला हो गया। S का वैल्यू कितना है, -19.6। U का वैल्यू कितना है, 0, तो ये खत्म। ½ G का वैल्यू -9.8 इंटू T², तो माइनस माइनस कट गया। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 4.9 और 19.6 4 बार में कटेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये T² बराबर, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा T² बराबर 4। और जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा T बराबर कितना, 2 सेकंड। यानी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर होगा T का मान कितना होगा, 2 सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने फेंका है एक्स डायरेक्शन में और हमको गति कंसीडर करना है वाई में, इसीलिए एक्स में मान 5 है लेकिन वाई में मान कितना होगा, 0, इसीलिए प्रारंभिक वेग लिए 0। नीचे की ओर सब कुछ है, इसीलिए एस का मान भी -19.6 है और जी का मान भी -9.8 है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है।
कौन सा ऐसा भौतिक राशि है जो मात्रा में बदलने के बाद भी अप्रभावित रहेगा, मतलब जिसका मात्रा अगर आप बढ़ा दो या घटा दो तो वो भौतिक राशि चेंज नहीं होगा। चले बारी बारी से इसका ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है आपका आयतन। अब देखिए आयतन, आपको मालूम है कि जब भी हम किसी पदार्थ, आयतन क्या होता है, आयतन स्पेस जो जगह घेरता है कोई भी वस्तु। अब मान लीजिए कि हम 50 ग्राम चीनी लें और 500 ग्राम चीनी लें, तो 50 ग्राम चीनी एक छोटे से डब्बे में अट जाएगा, लेकिन 500 ग्राम चीनी को हटाने के लिए, उसी डिब्बे में रखने के लिए उससे बड़ा कंटेनर चाहिए, और कंटेनर के अंदर जो, बर्तन के अंदर जो खाली स्पेस होता है वो वॉल्यूम होता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ही हमने चीनी का मात्रा बढ़ाया या घटाया तो जो स्पेस चाहिए होगा वो या तो ज़्यादा चाहिए होगा या कम चाहिए होगा, इसलिए वॉल्यूम मात्रा में परिवर्तन से चेंज कर जाता है। तो पहला आंसर नहीं होगा। देखिए थोड़ा चीनी को रखने के लिए जितना आयतन चाहिए बर्तन का, और ज़्यादा चीनी रखने के लिए जो बर्तन का आयतन चाहिए, वह दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों केस में जो वॉल्यूम होगा वो होगा आपका अलग अलग। नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा जो ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन है भार। अब भार मतलब मात्रा जब बढ़ाइएगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। मान लीजिए आपने एक मुट्ठी चीनी कहीं रखा, एक मुट्ठी और चीनी डाल दी, तो अब 2 मुट्ठी चीनी हो गया, तो 1 मुट्ठी चीनी का द्रव्यमान जितना है और 2 मुट्ठी चीनी का द्रव्यमान जितना है, तो 2 मुट्ठी चीनी का द्रव्यमान पहले वाले से कितना हो गया, 2 गुना। तो द्रव्यमान चेंज कर गया, और जब द्रव्यमान चेंज करेगा तो भार भी चेंज करेगा, क्योंकि भार क्या होता है, भार होता है W बराबर mg। तो थोड़ा सा चीनी ले और ज़्यादा चीनी ले, तो ज़्यादा चीनी का द्रव्यमान अधिक और थोड़ा चीनी का द्रव्यमान कम, और जब द्रव्यमान चेंज होगा तो आप देख रहे हैं यहाँ भार भी चेंज होगा। जब द्रव्यमान चेंज होगा तो भार भी चेंज होगा, यानी द्रव्यमान भी चेंज होगा मात्रा से और भार भी मात्रा से चेंज होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, आयतन भी नहीं होगा। अब बच गया चौथा ऑप्शन, और वह है आपका घनत्व। तो घनत्व यानी होता है डेंसिटी। देखो घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, ध्यान से समझना, घनत्व। और घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, मास बाई वॉल्यूम। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा में आयतन। अब देखिए अगर किसी पदार्थ की आप मात्रा को बढ़ाते हो तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा, अभी हमने एग्जाम्पल में बताया, और उसका आयतन भी बढ़ेगा। तो जब द्रव्यमान बढ़ेगा और आयतन भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा, और जिस अनुपात में द्रव्यमान बढ़ेगा उसी अनुपात में आयतन भी बढ़ेगा। यानी कि अगर आपने किसी वस्तु का द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो उसका आयतन भी 2 गुना यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। और इसलिए डेंसिटी जो होगा यानी घनत्व जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, चेंज नहीं करेगा। तो क्या चेंज नहीं किया, घनत्व। घनत्व क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर घनत्व का कोई परिभाषा पूछे तो क्या होता है परिभाषा, किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन के द्रव्यमान को, किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व यानी उसका डेंसिटी कहा जाता है। अब मान लो कि और थोड़ा अच्छा से समझना है, सपोज कर लीजिए आपको लोहा का घनत्व जानना है, ऐसे समझिए कि आपको लोहा का घनत्व जानना है। तो आप क्या किए, लोहा का घनत्व जानने के लिए आपने लोहा से बना हुआ एक ठोस घन ले लिया, सॉलिड घन, ठोस, खोखला नहीं बोल रहे हैं, ठोस। और इसकी जो घन है तो तीनों साइड्स बराबर होगा, ये 1 मीटर, मान लो ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर हो गया, तीनों 1-1 मीटर है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो इसका पूरा वॉल्यूम क्या होगा, घन का आयतन क्या होता है, L क्यूब। तो यहाँ 1-1-1 है तो 1 मीटर क्यूब। तो इसका आयतन हो गया, इस ठोस घन का जो आयतन हो गया ये हो गया 1 मीटर क्यूब। अब इस 1 मीटर क्यूब घन का आप वजन कीजिए तराजू पे रख करके, या जो भी अप्रोप्रिएट आपके पास बैलेंस है, नापने वाला मशीन है, जैसे लोहा हुआ मपाता है वो वाला ज़्यादा यूज़ कर लीजिए, लोहा है क्योंकि।
ग्रिल उरिल का दुकान में रखे होंगे, देखे होंगे। और जब इसका वजन आप मापिएगा तो आपका इसका वजन जो आएगा वो देखिएगा आएगा 7800 kg। वजन कितना आया? 7800 kg। तो जब 7800 kg इसका वजन आया तो इस लोहा का घनत्व कितना हो गया? इसका घनत्व हो गया 7800 kg प्रति मीटर क्यूब। 7800 kg प्रति मीटर क्यूब। अब मान लीजिए इस घन को, तो ये घनत्व हो गया एकांक आयतन का द्रव्यमान, क्योंकि हमारे पास द्रव्यमान कितना आया? 1000, घनत्व कितना हुआ? 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हो गया द्रव्यमान हुआ 7800 kg और आयतन हो गया 1 मीटर क्यूब, तो घनत्व हो गया 7800 kg पर मीटर क्यूब। अब ऐसे सोचिए कि इसको हम 2 बराबर भाग में बांट दें। तो जब 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो देखो द्रव्यमान आधा हो जाएगा और आयतन भी आधा हो जाएगा। जब हम इसको 2 बराबर बिल्कुल भाग में बांटेंगे तो इसका द्रव्यमान आधा हो जाएगा और आयतन भी आधा हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये भी हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया। तो इनका जो अनुपात है, ये जो रेशियो है, तो हाफ हाफ कट जाएगा, तो घनत्व अनचेंज रह गया, मतलब नहीं बदला। अगर इसी प्रकार इसको 3 बराबर भाग में बांट देते तो द्रव्यमान भी 1/3 हो जाता और आयतन भी 1/3 हो जाता। तो ये आपको बतलाता है, या इसको अगर डबल कर देते, ऐसा एक और घन रख देते, एक और घन इसके साथ जोड़ देते, तो द्रव्यमान भी 2 गुना हो जाता, आयतन भी 2 गुना हो जाता, तो फिर घनत्व नहीं बदलता। तो घनत्व किसी भी पदार्थ का उसके एकांक आयतन का द्रव्यमान होता है। इसीलिए पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी भौतिक राशि द्रव्यमान के बदलने से नहीं, मात्रा के बदलने से नहीं बदलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डेंसिटी, यानी कि घनत्व। और घनत्व क्या है? घनत्व है किसी वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान। चलिए अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 6 पर। कहता है जब एक घनीय बर्फखंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्र होगा। बोलता है कि एक बर्फ है और ये क्यूबिकल है, यानी घनाकार है। बात समझिएगा, एक आइस है, अब ये क्यूबिकल है, इसका मान लो कि साइड है L, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम होगा L क्यूब। बात समझ लो, बड़ा L लिखते हैं, बड़ा L, बड़ा घन है तो बड़ा लिखते हैं L क्यूब। और जब हम इसको छोटे छोटे 10 घनों में परिवर्तित करेंगे, अब हमने यहाँ क्या किया, इससे छोटा छोटा ऐसा ऐसा 10 टुकड़ा बना दिया। चलो हम 10 नहीं बना रहे, थोड़ा सा ही बना रहे हैं, 2-3 ही बनाएंगे इस टाइप से। ऐसा हमने मान लो ऐसा ऐसा 10 टुकड़ा बना दिया। फिगर में वाले 3 बनाए, लेकिन आप समझिए कि ऐसा ऐसा 10 टुकड़ा है, ये टोटल 10 पीस है। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से, गणित के हिसाब से मेंसुरेशन आप पढ़ते होंगे, और मेंसुरेशन में कहता है कि जब हम वस्तु को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, उसका आकार बदलते हैं, तो उसका जो चीज़ नहीं बदलता है वह होता है वॉल्यूम। क्या चीज़ नहीं बदलता है? आयतन। तो इसका आयतन कितना हो गया? L क्यूब। और ये छोटा छोटा 10 घन में बांटे, तो मान लो कि प्रत्येक घन का भुजा है स्मॉल l। प्रत्येक घन का भुजा कितना है? स्मॉल l। तो एक घन का भुजा कितना होगा? L क्यूब। और कितना घन है? 10। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 गुने L क्यूब। देखो L क्यूब हो गया एक छोटे घन का आयतन, और 10 से गुना कर दिए तो 10 छोटे घन का आयतन, और ये 10 छोटे घन का आयतन इस बड़े घन के आयतन के बराबर होगा, यानी ये हो गया L क्यूब इज इक्वल टू 10 इंटू L क्यूब। अब यहाँ से अगर हम छोटा L का निकालेंगे मान, तो छोटा L का मान कितना आ जाएगा? छोटा L का मान आ जाएगा, देखो L क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा L क्यूब बाई 10, और यहाँ से स्मॉल l बराबर हो जाएगा L बाई 10 का क्यूब रूट, और 10 का क्यूब रूट लिखना है तो 1/3।
ये हो गया 10 का क्यूब रूट। तो ये हो गया आपके छोटे जो आपने घन बनाए, 10 छोटा छोटा जो घन बनाया उसके किसी एक टुकड़े के एक छोटा घन का भुजा का मान हो गया। अब आपको पूछ रहा है यहाँ पर आयतन से क्वेश्चन नहीं है। अगर आयतन पूछता कि क्या होता कि एक बड़े घन को 10 छोटे छोटे घन में बदला गया तो पूछता आयतन क्या होगा, तो आयतन तो भाई वही रह जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा कि तल क्षेत्र क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तब उसका तल क्षेत्र हो जाएगा। तल क्षेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो तो, अगर इस बड़े घन का तल क्षेत्र पूछे तो इस बड़े घन का तल क्षेत्र क्या होगा। अब ये घन है तो घन का सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 6l²। एक सतह का कितना होगा l², लंबाई चौड़ाई l है तो l², और 6 गो इसमें स्क्वायर है तो 6l²। और इसका क्या होगा, एक घन का अगर निकालना है तो पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखो बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6l² हुआ, और एक छोटे घन का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो एक छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 6 × l²। और यहाँ पर l² का वैल्यू कितना है, देखो l² का वैल्यू होगा 6 और इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा l²। अब भाई इसका भी स्क्वायर करोगे तो 10 का पावर 2/3। और फिर इसको आप क्या कीजिए, फिर इसको आप गुना करिए। कितना से गुना करना पड़ेगा 10 से, क्यों, क्योंकि ये तो एक घन का निकला, तो 10 घन का निकालिएगा तो ये 10 से गुना कर दिया आपने। तो ये आपने गुना कर दिया कितना से 10 से, तो इसका 6l² हुआ, इसका हो गया 6l²/10 का पावर 2/3 × 10। अब इसको कंपेयर कीजिए और इसको कंपेयर कीजिए, तो देखो ये तो 6l² है, इसमें भी 6l², तो ये दोनों चीज़ तो सेम है। अब कंपेयर क्या करना है, 10/10 का पावर 2/3, इसका मान क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा कि 1 से कम होगा। स्वाभाविक बात है, 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 100, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, और 100 का क्यूब रूट करोगे तो कितना होगा बताओ। 4 का क्यूब रूट कितना होता है 64, अब 5 का क्यूब रूट कितना होता है 125। इसका मतलब 4 और 5 के बीच में आएगा। तो मान लो चलो 4 ही हम ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं, तो ये पूरा वैल्यू तो ये 2 गुना या 2.5 गुना के आसपास आएगा। इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये पूरा वैल्यू जो होगा वह कितना होगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 100 का क्यूब रूट करोगे और 100 का क्यूब रूट 4 और 5 के बीच में आएगा, यानी ये मान जो आएगा, ये मान, ये अगर आपने 4 ले लिया तो 2.5 आ जाएगा और 5 ले लिया तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 और 2.5 के बीच में आएगा। तो बताइए ये पूरा जो वैल्यू है, ये पूरा जो वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू ये तो इस मान से 2 या 2.5 गुना ज़्यादा होगा। इस पूरे मान से कितना गुना ज़्यादा होगा, 2 या 2.5 गुना। इसीलिए कहेंगे सरफेस एरिया क्या करेगा, बढ़ जाएगा। पहले बात सुन लो, एक बड़ा बर्फ को 10 छोटा छोटा टुकड़ा में बांटे तो उस स्थिति में वॉल्यूम जो होगा चेंज नहीं करेगा, आयतन चेंज नहीं होगा। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो बड़े घन का होगा 6l², और 10 छोटे छोटे घन का पूछेगा टोटल सरफेस एरिया तो 6l² / 10 का पावर 2/3। ये एक छोटे घन का हुआ, इसको 10 से गुना कर दिया, और ये स्पष्ट देख रहे हैं कि ये मान जो है इस मान से 2 से 2.5 गुना ज़्यादा है, और इसीलिए आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ा होगा। चलिए, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको ध्यान से समझ लिए आप लोग। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है। दृढ़ता गुणांक इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मात्रक क्या होता है। देखिए, दृढ़ता गुणांक का मात्रक अगर निकालना है तो सबसे पहले तो हम मात्रक निकालने का तरीका बता देते हैं। दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक यानी इंग्लिश में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका कुछ संकेत होता है। मान लो ईटा हम संकेत दे दिए
तो ये होता है अपरूपण प्रतिबल, ये होता है अपरूपण प्रतिबल और बटा अपरूपण विकृति, यानी इंग्लिश में शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन। अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति, शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन। अब देखो अपरूपण प्रतिबल का प्रतिबल मतलब बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल क्या होता है? अपरूपण मतलब होता है आकार बिगाड़ने वाला, शेप बिगाड़ने वाला। तो अपरूपण प्रतिबल जो होता है, और प्रतिबल क्या होता है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का क्या होता है? प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और विकृति आप जानते हो कि मात्रकहीन और विमाहीन राशि होता है। ये जो होता है अपरूपण विकृति, ये तो मात्रकहीन होता है, याद रखना। कैसा होता है? मात्रकहीन और विमाहीन, मतलब न इसका यूनिट होता है न इसका डायमेंशन होता है। तो आंसर क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब दृढ़ता गुणांक का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ एक बात और बता दे रहे हैं, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका किसका होता है? तो दृढ़ता गुणांक का भी होता है। इसके अलावा किसका होता है? देखो इसके अलावा दाब का भी मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है, लेकिन इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। दाब का मात्रक भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है, लेकिन इसको हम लोग पास्कल कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा प्रचलित पास्कल है, लेकिन अगर इसको भी अगर लिखे तो दाब बराबर भी बल बटा क्षेत्रफल होता है। तीसरा, अगर प्रतिबल यानी स्ट्रेस का पूछेगा तो इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। इसके अलावा यंग का प्रत्यास्थता गुणांक का पूछेगा, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। और इसके अलावा अगर पूछेगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यानी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो इतना सब का मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किसका किसका? दृढ़ता गुणांक का, दाब का, प्रतिबल का, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इंग्लिश में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन सब का जो यूनिट होता है वह होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यह बात याद रखना है। जितना भी विकृति होता है, विकृति होता है स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति हो गया, आयतन विकृति हो गया, अपरूपण विकृति हो गया, जितना तरह का विकृति होता है सब तरह के विकृति का मात्रक नहीं होता है कुछ भी, यानी ये मात्रकहीन होता है और ये सब आपका विमाहीन भी होता है। तो ये आपका डायमेंशन लेस भी है और यूनिट लेस भी है। फिर से बोल रहे हैं, जहाँ पर दिक्कत होगा वहाँ पर क्वेश्चन को कमेंट में डाल दीजिएगा, या जो भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा अगला वीडियो में हम उसको देखेंगे और आपके पॉइंट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन जिस्ती परीक्षा को स्पष्ट करता है? जिस्ती परीक्षा, और इंग्लिश में लिखा हुआ है बायोप्सी, इंग्लिश में लिखा हुआ है बायोप्सी। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है बायोप्सी, और ये खासकर कैंसर को ज्ञात करने के लिए किया गया टेस्ट है। कैंसर को ज्ञात करने के लिए, मान लो कि किसी आदमी को कैंसर है कि नहीं, अगर इसका शक होता है, डॉक्टर को अगर डाउट हो जाता है, तो वह क्या करता है कि उसका कैंसर के पता लगाने के लिए ये टेस्ट करता है, बायोप्सी टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत प्रचलित टेस्ट है। और इसमें डॉक्टर को जिस पार्ट में डाउट होता है, चाहे माउथ में या थ्रोट में या स्टमक में, जहाँ भी, तो वहाँ से क्या करता है कि वो उसका थोड़ा सा टिश्यूज़ को निकाल लेता है, थोड़े से उत्तक को ले लेता है, वहाँ से उसको स्क्रैप कर लेता है, खींच लेता है। और इस उत्तक का, इस सेल्स का, उत्तक किससे बना होता है? सेल से बना होता है। तो इस सेल या टिश्यू का ग्रोथ को देखा जाता है, सेल और टिश्यू का ग्रोथ को देखा जाता है। और ये अगर एबनॉर्मली ग्रोथ करता है तो वो ट्यूमर का संकेत होता है। और ये ट्यूमर में कुछ ट्यूमर कैंसरस होता है, कुछ कैंसरस नहीं होता है। तो ये टेस्ट होता है बायोप्सी का कैंसर के लिए। बायोप्सी टेस्ट में जिस पार्ट्स
का बायोप्सी टेस्ट करना होता है, वहाँ से थोड़ा सा सेल्स या टिश्यूज़ को निकाला जाता है, वहाँ से थोड़ी मात्रा में हम लोग कोशिका यानी उत्तक को निकाल लेते हैं और उसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराया जाता है, कृत्रिम माध्यम में उसको ग्रोथ कराया जाता है और उसके ग्रोथ को स्टडी करके डॉक्टर आकलन करता है कि ये पेशेंट जो है वो कैंसर से ग्रसित है कि नहीं। ये बायोप्सी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीक जिसमें कोष तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है। इसमें एक ऑप्शन सी भी है, मृत्यु के कारण जानने के लिए मृत्यु के बाद शरीर की परीक्षा करना। मृत्यु का कारण जानने के लिए मृत्यु के बाद शरीर का परीक्षा करना पोस्टमार्टम कहलाता है। पोस्टमार्टम के बारे में बहुत डिटेल पढ़ा होगा, कौन कौन फंसा, रिया फंसी, कौन फंसा, सब बहुत सीरियस होकर के न्यूज़ को आकलन किया है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो पोस्टमार्टम है, मृत्यु के बाद का जो टेस्ट होता है। मरने का कारण क्या था, फांसी अपने लगाया कि कोई ज़बरदस्ती लटका दिया। तो चलिए ज़्यादा उस सब पर सीरियस नहीं होइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है नंबर 9, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए। देखो एक क्वेश्चन बोले थे फ्रैक्शन या रेशियो बेस्ड, अब जो अगला क्वेश्चन है ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है और किसी भी रेशियो, फ्रैक्शन या परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला जरूर लिखो। तो किसी सरल लोलक का कहता है लंबाई 4% बढ़ा दें तो उसके आवर्तकाल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब ये आपका सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक छत जैसा कुछ चीज़ होता है जिससे एक धागा को लटका दिया जाता है, इससे एक गोलक बांध दिया जाता है। यह सिंपल पेंडुलम हुआ और इस सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर दिया जाता है 2π√L/g से। ध्यान देना, t बराबर 2π√L/g। यहाँ L है पेंडुलम की लंबाई, डोरी की लंबाई मत बोलना, पेंडुलम का लंबाई बोल रहे हैं। अब पेंडुलम का लंबाई का मतलब क्या हो गया, लटकाए गए बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी, ये हो गया, ये है स्मॉल l। लटकाए गए बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर सरल लोलक की लंबाई 4% क्या है, कितना परसेंट है, 4% बढ़ा दे, तो 4% बढ़ाने के लिए बोल रहा है। अब देखो यहाँ 2 और पाई ये कांस्टेंट, हम क्या बोले हैं कि फ्रैक्शन, रेशियो, परसेंटेज बेस्ड वाला क्वेश्चन में जो चीज़ नहीं बदले उसके बारे में नहीं सोचो, तो 2 और पाई कांस्टेंट है, काट दो। और जी के बारे में भी कोई परिवर्तन नहीं है। अब इसको ऐसा कोई थोड़ी ना बोल रहा है कि चंद्रमा पे लेके जाना है या पृथ्वी के अंदर लेके जाना है या पहाड़ पर लेके जाना है, नहीं ना। तो यहाँ पर जी, स्मॉल जी का जो वैल्यू होगा ये भी चेंज नहीं होगा, स्मॉल जी भी कांस्टेंट। यानी सरल लोलक का आवर्तकाल t समानुपाती √L। ये हुआ इंपॉर्टेंट एक रिलेशन। अब देखो यहाँ पे लंबाई बढ़ाएगा तो दो तरीका से, एक 5% से कम बढ़ाएगा, एक 5% से ज़्यादा बढ़ाएगा। तो दोनों का तरीका अलग अलग है, दोनों बता दे रहे हैं। 5% से कम बढ़ाएगा तो क्या करना है, अब 5% से ज़्यादा बढ़ाएगा तो क्या करना है। अब 5% से कम बढ़ाया तो कैसे निकलेगा, हमको किस में परिवर्तन निकालना है, टी में। तो 5% से कम के लिए बोल रहे हैं टी में प्रतिशत परिवर्तन, टी में प्रतिशत परिवर्तन बराबर L का पावर कितना है, देखो L का पावर कितना है 1/2, तो पावर लिख देना। इसको मैथमेटिक्स का बच्चा लिख सकता है ना जी, L का पावर 1/2, तो वह पावर लिखेगा। और जय परसेंट चेंज हुआ है तई परसेंट लिखेगा। कई परसेंट चेंज हुआ है, 4%, तो यहाँ 4% लिखो। अब क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4% बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया तो प्लस लिखो, घटा देगा तो माइनस लिखना। 4% बढ़ाएगा तो प्लस और 4% घटाएगा तो माइनस। चलो प्लस 4% हो गया। इसको सॉल्व करेगा 2 दूना 4, अब प्लस में आया 2%। प्लस का मतलब क्या होता है, वृद्धि। प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। तो ये हो गया वृद्धि, कितना परसेंट, 2%। तो अगर 5% से कम का, याद रखना ये जो हम बात बता रहे हैं ये 5% से कम के लिए है, ज़्यादा के लिए नहीं, 5% के लिए नहीं है। 4.99 तक काम करेगा, 5 या 5 से ज़्यादा पर काम नहीं करेगा। अगर यही क्वेश्चन 5% से ज़्यादा के लिए होगा तो क्या करोगे, 5% से कम के लिए तो सिखा दिए।
5% से ज़्यादा के लिए होगा तो क्या करेगा, तो देखो t समानुपाती रूट एल, यहाँ तक तो सब सीख गया। अब मान लो कहता कि 44% बढ़ा दिए, 21% बढ़ा दिए, 15% बढ़ा दिए, 20% बढ़ा दिए, 8% बढ़ा दिए, तो क्या करेंगे। तो देखो हम एक एग्जाम्पल कुछ भी तुम ले लो, 5 या 5 से ज़्यादा कुछ भी, हम आसान वाला ले लेते हैं ताकि हल करने में दिक्कत ना हो। चलो 21% हम करते हैं, तब 21% करने पर क्या होगा, तो देखो पहले लंबाई मानो 100 था, बढ़ाओगे तो किस पे बढ़ाओगे, परसेंटेज है तो 100 पे बढ़ाओ। मान लो पहले लंबाई 100 था तो आवर्तकाल कितना होगा, 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। 21% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 121, तो 121 का वर्गमूल कितना होता है 11। पहले लंबाई माने 100, 21% बढ़ा दिए तो 121, तो 100 का वर्गमूल 10, 121 का वर्गमूल 11। बताओ कितना बढ़ा 1, कितना में 1 बढ़ा 10 में 1, तो 100 में कितना 10%। तो कैसे निकालेगा, प्रतिशत वृद्धि, क्या बोल रहे हैं, प्रतिशत वृद्धि बराबर 11 माइनस 10 अब बटा शुरू में कितना था 10 गुने 100%। और इसको हल करेगा तो 11 माइनस 10 कितना होगा 1 बटा 10 गुना 100 कितना होगा, यह होगा 10% वृद्धि। तो बात को समझो, 5% से कम के लिए रहेगा तो तरीका अलग होगा, 5% से ज़्यादा रहेगा तो तरीका अलग होगा। अब इसमें यही लगा देता तो गड़बड़ा जाता, नहीं गड़बड़ा जाता। यहाँ 10% है, यहाँ पर 21 का आधा कर देता, क्या कहते हैं हाफ गुना परसेंटेज चेंज, तो आधा गुना 11 करता तो 10.5% हो जाता, ये गलती हो जाता ना। अब बोलेगा सर आधा % से क्या होता है, आधा % से तो बहुत कुछ होता है, आधा % से यहाँ रेलवे का सिलेक्शन रुक जाता है, इसलिए ही नहीं कहना कि आधा % कोई मायने नहीं रखता है। चलो बात सीरियस होके समझ गया ना। तो दो को बात बताए, एगो 5% से कम होगा तो क्या करना है, 5% से ज़्यादा होगा तो अब क्या करना है, 5% भी होगा तो क्या करना ये भी बताए हैं। पहला वाला तरीका 5% से कम के लिए है, दूसरा वाला तरीका ये वाला तरीका 5% या 5% से ज़्यादा के लिए। अगला क्वेश्चन, डेसिबल के मापनी में 20 डेसिबल ध्वनि 10 डेसिबल ध्वनि से कितना का अंतर है, कितना गुना होता है। अब बोल रहा है 20 डेसिबल 10 डेसिबल। हम लोग जानते हैं कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है, तीव्रता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो नापी जाती है डेसिबल में, बात समझ लो, डेसिबल, डीबी, डेसिबल, DECIBEL, बेल का 10वां भाग होता है डेसिबल। और डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, इसको लिखेंगे डीबी, छोटका डी बड़का बी, डीबी बराबर होता है, कैसे निकलता है 10 लॉग ध्वनि की तीव्रता बटा स्टैंडर्ड तीव्रता। यह है फॉर्मूला डेसिबल में ध्वनि निकालने का। आई हो गया ध्वनि की तीव्रता जिसका डेसिबल में आपको निकालना है, ध्वनि की तीव्रता, और I0 हो गया मानक तीव्रता। क्या हो गया, मानक तीव्रता। और इस मानक तीव्रता का मान कितना है ये भी याद रखो, यह है 10 का पावर माइनस 12। यूनिट भाई याद रखो, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। 10 का पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर, यह होता है स्टैंडर्ड इंटेंसिटी। और तुमको निकालना है कि 10 का पावर जो 10 डेसिबल जो है, 20 डेसिबल जो है वह 10 डेसिबल से कितना गुना है, 20 डेसिबल। अब देखो 20 डेसिबल का मतलब क्या होता है ये समझ लो पहले। ये तो फॉर्मूला समझ गया कि डेसिबल डीबी बराबर 10 लॉग I बाय I नॉट होता है। I हो गया ध्वनि की तीव्रता, I नॉट मानक तीव्रता, और इसका वैल्यू होता है इतना, ध्यान से याद रखना वैल्यू। अब अगर कोई कहता है कि ध्वनि की तीव्रता 0 डेसिबल है, बात समझो, तो 0 डेसिबल का मतलब समझ लो। 0 डेसिबल कब होता है, 0 यो पास लिखाता है, 0 डेसिबल डीबी मतलब क्या होता है, मतलब होता है 10 लॉग। जब ध्वनि की तीव्रता 10 का पावर माइनस 12 हो, तो मानक तीव्रता तो हम जानबे करते हैं 10 का पावर माइनस 12 है, तो 10 का पावर माइनस 12 10 का पावर माइनस 12 कितना हो जाएगा, 10 का पावर 0 हो जाएगा। 10 का पावर 0 का मतलब 1,
और log 1 का मान 0, तो 0 गुना 10, 10 0 हो गया। बात समझो, ये हो गया 10 का पावर 0, इसका मान हुआ 1, log 1 का मान हो गया 0, 0 गुना 10। देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा log 1 इंटू 10, और log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1 का वैल्यू होता है 0, तो ये हो गया 0। अब अगर ध्वनि की तीव्रता 10 का पावर -11 वाट पर मीटर स्क्वायर है, 10 का पावर -11, तो ध्वनि का तीव्रता कितना होगा, देखो तो 10 का पावर -11 बटा 10 का पावर -12 कितना होगा, 10 का पावर 1, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये हो गया आपका 10 डेसिबल। तो अगर ध्वनि की तीव्रता 10 का पावर -11 है तो ये 10 डेसिबल है, और अगर ध्वनि की तीव्रता 10 का पावर -10 है तो ये 20 डेसिबल है। देखो 10 का पावर -10 बाई 10 का पावर -12 कितना होगा, 10 का पावर 2, यानी log 100 का मान कितना 2, 2 गुना 10 20। तो देखो 10 डेसिबल का मतलब होता है ध्वनि की तीव्रता है 10 का पावर -11, और 20 डेसिबल का मतलब होता है ध्वनि की तीव्रता है 10 का पावर -10। अब तुमसे पूछा रेशियो कि 20 डेसिबल 10 डेसिबल से कितना बरियार है, 20 डेसिबल किससे, 10 डेसिबल से, तब 20 डेसिबल का मतलब कितना हुआ 10 का पावर -10, और 10 डेसिबल का मतलब कितना हुआ, 10 डेसिबल का मतलब हुआ 10 का पावर -11। 20 डेसिबल का मतलब 10 का पावर -10, 10 डेसिबल का मतलब 10 का पावर -11, तो इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा 10, यानी 10 गुना 20 डेसिबल ध्वनि 10 डेसिबल ध्वनि से 10 गुना अधिक तीव्र होगी। तो ये हो गया डेसिबल में ध्वनि का ध्वनि की तीव्रता निकालने का सूत्र। I0 का मान हमेशा याद रखना 10 का पावर -12 रहता है, और I का मान जो होगा जिसका कंपेयर करना होगा उसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यहाँ हमको 10 डेसिबल का और 20 डेसिबल का निकालना था, तो 10 डेसिबल के लिए I का वैल्यू 10 का पावर -11, अब 20 डेसिबल के लिए I का वैल्यू 10 का पावर -10। चलो अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 11। धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की दिशा में बढ़ जाता है प्रवाहित हो रहा है। बोला है कि धारा एक चालक से प्रवाहित हो रही है, लेकिन चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब सीधा सीधी समझो मोटाई, ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको कहते हैं, इसका सर्कुलर है, πr² होता है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब बोल रहा है ये धारा की दिशा में बढ़ रहा है, मतलब कुछ ऐसा होगा, ये देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ कम है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, और एक चालक इससे प्रवाहित हो रही है। तो इस स्थिति में आपसे कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, वो पूछ रहा है कि उसका आकलन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 आता है अपवाह वेग घट जाएगा। अपवाह वेग क्या होता है, अपवाह वेग का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बात समझ लो, अपवाह वेग का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर यानी वोल्टेज आरोपित किया जाता है, जब किसी चालक के सिरों पर वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जब किसी चालक के सिरों पर वोल्टेज आरोपित करते हैं तो चालक में के इलेक्ट्रॉन औसतन जिस वेग से गति करेंगे उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd बराबर होता है I/NEA। ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd बराबर होता है I/NEA। I हो गया इससे प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, N हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति मीटर क्यूब में, यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। N हो गया एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, E हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश, E हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, N हो गया एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और A हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब इस फॉर्मूला से देखो तो स्पष्ट पता चल रहा है कि जब एरिया बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा।
जब एरिया बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। इसलिए आंसर हो जाएगा क्या चीज, अपवाह वेग घट जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अपवाह वेग घट जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, बात क्लियर हो गया कि जब किसी चालक के सिरों पर वोल्टेज आरोपित करते हैं तो इसके प्रभाव से, इस वोल्टेज के प्रभाव से, या आप कहो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से, विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव से, चालक के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जिस औसत वेग से गति करेंगे उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग कहेंगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस सूत्र से निकलता है, Vd बराबर I बटा NEA। N हो गया, I तो करंट हो गया, N हो गया एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हम ही ने बोल रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, E हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, A हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब इसमें देखो, एगो तो ऑप्शन है अपवाह वेग घट जाएगा, एगो अपवाह वेग बढ़ जाएगा, धारा परिवर्तित हो जाएगी, ये तो होगा नहीं। वाहक घनत्व परिवर्तित हो जाएगा। वाहक घनत्व क्या होता है, कोई टर्म ही नहीं है। अगर धारा घनत्व का था तब तो हम कुछ बोल सकते थे, वाहक घनत्व नहीं होता है। धारा घनत्व बोलता है तो करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू होता है I बाई A। पर यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है उसको करंट डेंसिटी कहते हैं। तो एरिया बढ़ेगा तो J घटेगा, तो J करंट डेंसिटी है, इसको धारा घनत्व कहते हैं, वाहक घनत्व नहीं कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं दिया जा सकता। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जर्मेनियम क्रिस्टल। जर्मेनियम तो जानता है अर्धचालक होता है, और इस अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में जब हम लोग अशुद्धियाँ मिलाते हैं, याद रखना, जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो हम लोग को अशुद्ध अर्धचालक मिलता है। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, अशुद्ध अर्धचालक। अब ये अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार का होता है, एक होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। ये तो आप लोग जानते हैं, एक एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप और पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप। अब ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कैसा अशुद्धि तुम डाल रहे हो। अगर त्रिसंयोजी मिलाए हो यानी ट्राइवेलेंट अशुद्धि, जिसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम। तो अगर हम लोग त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे, ध्यान देना, त्रिसंयोजी अशुद्धि, तो हमको मिलता है जो अर्धचालक, उसको कहते हैं हम लोग पी टाइप अर्धचालक, SC सेमीकंडक्टर। तो जब त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है, याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुसंख्यक आवेश वाहक, ये होता है होल्स यानी कोटर, होल्स, छिद्र आप इसको कह सकते हो, कोटर कह सकते हो, विविर कह सकते हो, बहुत सारे नाम है। बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है होल्स। और जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, ये होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है होल्स और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। ये त्रिसंयोजी अशुद्धि के लिए बता रहे हैं। तो जब त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाओगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और त्रिसंयोजी अशुद्धि कौन कौन है, तो क्या बोले, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है, गैलियम है, ये सब त्रिसंयोजी अशुद्धि है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, मतलब पेंटावैलेंट, जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको जो अर्धचालक मिलता है वह होता है एन टाइप। अब पंच संयोजी कौन कौन होता है इसको देख लो। तो पंच संयोजी में सबसे पहले तो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन मत बोल देना, नाइट्रोजन गैसियस अवस्था में होता है इसलिए नाइट्रोजन नहीं। फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। तो ये सब पंच संयोजी अशुद्धि होता है।
और इसको अगर आप मिलाओगे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ मिलाओगे तो बनेगा एन टाइप। यहां पूछा था फॉस्फोरस और एंटीमनी, तब बना एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसमें उल्टा हो जाता है, बहुसंख्यक जो हो जाता है वो हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। बहुसंख्यक आवेशवाहक हो जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और अल्पसंख्यक आवेशवाहक हो जाता है होल्स। आपको मालूम है कि होल्स पॉजिटिव होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जर्मेनियम क्रिस्टल को P तथा Sb, P हो गया फॉस्फोरस, Sb हो गया एंटीमनी की समान संख्या में मिलाया जाएगा तो हमारे पास जो अर्धचालक बनेगा वह है पंचसंयोजी हुआ ना, फॉस्फोरस और एंटीमनी, तो पंचसंयोजी, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। आंसर हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर लिखने में दिक्कत है तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। यदि कोई वातावरण नहीं हो क्वेश्चन है कि अगर कोई वातावरण नहीं हो तो पृथ्वी पर दिन रात का अवधि क्या होगा। अब पहले वातावरण का मतलब समझो वायुमंडल हुआ। अब वायुमंडल नहीं है तो दिन रात का अवधि मतलब एक दिन कितने समय का होगा, दिन रात मिला के 24 घंटा होता है। तब पहले ये सोचो कि वातावरण अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। तो वातावरण इसलिए है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत कमज़ोर है पृथ्वी की तुलना में। अब पृथ्वी पर वायुमंडल है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और अगर वायुमंडल नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कमज़ोर हो गया, और अगर गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर हो गया तो मतलब इसका क्या हुआ, गुरुत्वीय त्वरण कमज़ोर हुआ। और गुरुत्वीय त्वरण कम कब होता है, जब पृथ्वी तेजी से घूमती है। देखो पृथ्वी के घूमने के कारण गुरुत्वीय त्वरण G डैश बराबर होता है G माइनस ओमेगा स्क्वायर R कॉस स्क्वायर थीटा। G हो गया सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, लिखना है तो लिख लेना, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। यह घूमने पर या ऊंचाई पर या किसी अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G डैश हुआ, जहाँ निकालना है या जब निकालना। G हो गया सतह पर जिसका मान 9.8 हो गया। ओमेगा हो गया पृथ्वी के घूर्णन का चाल, R हो गया त्रिज्या, थीटा हो गया अक्षांश। थीटा अक्षांश, R त्रिज्या, ओमेगा घूर्णन का चाल, ओमेगा घूर्णन का चाल, R त्रिज्या, थीटा अक्षांश। G सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G डैश जब निकालना हो या जहाँ निकालना हो। अब बोल रहा है कि वायुमंडल समाप्त हो गया, वातावरण नहीं रहा। वातावरण नहीं रहा मतलब वायुमंडल नहीं रहा, वायुमंडल नहीं रहा इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो गया, इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण कमजोर हो गया। तो ये कम कब होगा, ये कम कब होगा, जब ये वैल्यू बढ़ेगा। अरे घटाने वाला टर्म बढ़ेगा तब ना ये मान कम होगा। तो ये बढ़ेगा मतलब पृथ्वी के घूर्णन का चाल बढ़ेगा, या पृथ्वी के घूर्णन का चाल बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी जल्दी जल्दी घूमेगी, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में कम समय लेगा, तो दिन रात की अवधि घट जाएगी। अभी मत कह देना कि दिन की अवधि घट जाएगी रात की बढ़ जाएगी, वैसा नहीं है। रात का कंसेप्ट नहीं है साइंस में, साइंस में कंसेप्ट है दिन ही का। दिन का डेफिनेशन रात का कहीं पढ़ा है साइंस में डेफिनेशन? दिन का डेफिनेशन होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में जितना समय लेती है वो उसका दिन कहलाता है, एक दिन कहलाता है। तो दिन का डेफिनेशन है, रात का नहीं है, रात हम लोग का सेंस है। तो यहाँ पर अगर वातावरण समाप्त हुआ इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण कमजोर हुआ, मतलब जी कम हुआ। और जी कम हुआ कब, जब ओमेगा बढ़ेगा, यानी पृथ्वी के घूर्णन का चाल बढ़ेगा, मतलब पृथ्वी अपने एक अक्ष पर घूर्णन करने में कम समय लेगी। कहानी खत्म। क्या होगा, घट जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। क्वेश्चन नंबर है 14। तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। चलो कहता है कि अगर दो गैस अलग अलग है, मान लो एक गैस है हाइड्रोजन, दूसरा गैस है नाइट्रोजन, कहता है दाब और ताप का समान स्थिति में, मतलब इसका भी दाब मान लो 5 atm है, इसका भी दाब 5 atm है। ये प्रेशर हुआ, प्रेशर atm का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दाब समान है और ताप भी समान है। मान लो इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसका भी 27 डिग्री सेल्सियस। तो दाब और ताप के समान स्थिति में, समान विभिन्न गैसों के समान आयतन में, मतलब इसका वॉल्यूम मान लो 2 लीटर, इसका भी वॉल्यूम 2 लीटर,
तो अणुओं की संख्या समान होगी। मतलब इसमें अगर अणु का संख्या अगर मान लो सपोज कर लो 10 का 1000 है, तो इसमें भी अणु का संख्या 1000 होगा। अब ये कैसे? तो चलो ये कैसे कर, दाब और ताप के समान स्थिति में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अब बोला ये कैसे? तो देखो हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला PV बराबर होता है nRT, सब पढ़ा है। तो N बराबर हो जाएगा PV बाई RT, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT। R तो गैस नियतांक है। अब प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, सॉरी टेम्परेचर सेम है, अब वॉल्यूम भी सेम रखेगा तो N भी तो कांस्टेंट होगा। R तो गैस नियतांक है ही, प्रेशर समान है, टेम्परेचर समान है, वॉल्यूम समान ले ही रहे, तो ये सब चीज़ तो दोनों गैस के लिए एक ही है। तो N का मान यानी नंबर ऑफ मोल्स भी एक ही है, और नंबर ऑफ मोल्स एक है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी एक है। तो ये है एवोगाड्रो का नियम। दाब और ताप के समान स्थिति में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। दूसरा तरीका से बोलना है तो ऐसे भी बोल लो, दाब और ताप के समान स्थिति में गैसों के जो मोल्स की संख्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोलो, अणुओं की संख्या उसके आयतन के समानुपाती होती है। मतलब अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो ज़्यादा वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा और कम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स कम होगा। ज़्यादा आयतन में अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, कम आयतन में अणुओं की संख्या कम होगी। ये भी एक तरीका है बोलने का। दाब और ताप के समान स्थिति में विभिन्न गैसों के लिए अणुओं की संख्या या मोल्स की संख्या उसके आयतन के समानुपाती, मतलब ज़्यादा आयतन में ज़्यादा अणु, कम आयतन में कम अणु। ग्राफ बनाएगा एवोगैड्रो के नियम का, इधर नंबर ऑफ मोल्स इधर वॉल्यूम, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, सरल रेखा। मतलब जैसा अनुपात में वॉल्यूम बढ़ेगा उस अनुपात में नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया एवोगैड्रो का नियम। अब बॉयल का नियम तो जानते हो कि तापमान नियत रखकर यदि किसी निश्चित मात्रा के गैस, तापमान नियत रखने पर किसी निश्चित मात्रा के गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो किसी निश्चित मात्रा यानी नंबर ऑफ मोल्स को नियत रखें तो किसी गैस का जो दाब होता है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसको कहा जाता है कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। नियत तापमान पर किसी निश्चित मात्रा की गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चार्ल्स का नियम, नियत दाब पर किसी निश्चित मात्रा के गैस का आयतन उसके परम तापमान के समानुपाती होता है। नियत दाब पर, प्रेशर पर किसी निश्चित मात्रा के गैस का आयतन उसके परम तापमान के समानुपाती होता है। गे-लुजैक्स लॉ, गे-लुजैक्स लॉ कहता है कि नियत आयतन पर किसी गैस का दाब उसके परम तापमान के समानुपाती होता है। तो इसको कहते हैं गे-लुजैक्स लॉ। ये हो गया गे-लुजैक का नियम। तो देखो 3 नियम है, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गे-लुजैक का नियम। चलिए, तो आंसर हो गया एवोगैड्रो का नियम। क्वेश्चन नंबर 15, सल्फर के एक अणु में का सही सूत्र क्या है? देखो सल्फर गंधक, और ये जो सल्फर होता है इस पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में आपके 16वें वर्ग का तत्व है। 16वें वर्ग का तत्व है सल्फर। एटॉमिक नंबर होता है 16, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यह सल्फर है। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे 16वां वर्ग का है सल्फर। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि सल्फर जो है इसका सही माने कि सूत्र क्या होता है सल्फर के अणु का। तो सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होता है? तो देखो सल्फर का जो अणु होता है वह माने सल्फर का 2 अपरूप होता है, और 2 अपरूप में एक होता है रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, और एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। नाम है इसका, 2 अपरूप है, याद रखना, मोनोक्लिनिक सल्फर। और दोनों का फॉर्मूला होता है S8, दोनों का फॉर्मूला होता है S8।
अगर सल्फर अणु का हम जनरल स्ट्रक्चर आपको फिगर से दिखाएं तो जनरल स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखो सल्फर 2 है, रोम्बिक मोनोक्लिनिक। 370 केल्विन पर गर्म करने पर, हीट करने पर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाता है। ये सल्फर का 2 इंपॉर्टेंट अप्रूफ है, नाम याद रखना, रोम्बिक सल्फर, इसको अल्फा सल्फर भी कहते हैं, इसको अल्फा भी कहते हैं, और मोनोक्लिनिक सल्फर इसको बीटा सल्फर भी कहते हैं। इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल या रोम्बस शेप का, ऑक्टाहेड्रल का हो ज़्यादा अच्छा से रहेगा, ऑक्टाहेड्रल सल्फर, अष्टफलकीय। और इसका शेप जो होता है वो होता है सुई जैसा, एक नताक्ष। नोट कर लेना, डिस्कशन जब करो तो कॉपी लेकर बैठो, जो पॉइंट बोल रहे हैं उसको नोट कर लेना। रोम्बिक सल्फर जो होता है अष्टफलकीय होता है, और ये जो होता है मोनोक्लिनिक, जिसको हिंदी में एक नताक्ष भी कहते हैं, ये नीडल शेप्ड होता है, सुई के आकार का होता है। कम तापमान पर, क्वेश्चन पूछता है कम तापमान पर कौन सा सल्फर स्थायी होता है, तो रोम्बिक। और उच्च तापमान पर कौन सा सल्फर स्थायी होता है, तो मोनोक्लिनिक। रोम्बिक सल्फर को 370 केल्विन पर अगर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाएगा। और दोनों का फॉर्मूला एसेट होता है। अगर जनरल हम सल्फर को दिखाएं तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ध्यान से देखना, इस टाइप का ये होता है सल्फर का स्ट्रक्चर। ये हुआ S8 मॉलिक्यूल, रिंग शेप इसको कहते हैं, रिंग शेप, इसको रिंग शेप भी कहा जाता है। इसमें देखो 8 गो सल्फर का परमाणु है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सल्फर का 8 परमाणु आपस में इस प्रकार से जुड़ा होता है। इस सल्फर को कहा जाता है S8 अणु। और S8 का 2 एलोट्रॉप है, रोम्बिक या अल्फा और मोनोक्लिनिक या बीटा। रोम्बिक का शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, मोनोक्लिनिक का होता है नीडल शेप। इसको अष्टफलकीय, इसको एक नताक्ष। कम तापमान पर रोम्बिक सल्फर ज़्यादा स्थायी है, उच्च तापमान पर मोनोक्लिनिक। रोम्बिक सल्फर को 370 केल्विन पर गर्म करने पर मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 16। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? कौन सा हार्मोन हृदय का जो धड़कने का दर है, हार्ट बीट को बढ़ाता है या ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, कौन सा? तो ये आप जानते हैं एक हार्मोन होता है जिसको एड्रीनलिन हार्मोन कहते हैं। एड्रीनलिन, एड्रीनलिन हार्मोन। इसी का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन हार्मोन। बात समझ लो, एपिनेफ्रिन। और ये स्रावित होता है, इसी को कहा जाता है 3F हार्मोन भी, 3F हार्मोन, एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन या 3F हार्मोन। और ये सिक्रीट होता है, यानी कि इसका स्रावन होता है एड्रिनल ग्लैंड से। कहाँ से स्रावन होता है? सिक्रीटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, स्रावित होता है एड्रिनल ग्लैंड से। और ये जो होता है ये आपका हार्ट बीट को बढ़ाता है। उड़ो लड़ो हार्मोन इसी को कहा जाता है। डरते समय हमारे बॉडी में ये एड्रेनलिन का स्रावन ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण जो होता है हाथ पांव कांपता है, हार्ट बीट सब बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आँख की पुतलियाँ जो होती हैं उसका साइज़ बढ़ जाता है। तो हार्ट का बीट बढ़ाने के लिए माने कि हृदय के धड़कने की दर, श्वसन की दर, पुतलियों के साइज़ को फैलाने के लिए ये हार्मोन होता है। इसी का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन और इसी को कहते हैं 3F हार्मोन। फाइट, फ्लाइट, फ्राइट। देखो 3F, F से हुआ फाइट, एक F से, दूसरा F से फ्लाइट। फाइट माने डरो लड़ो, फ्लाइट माने उड़ो, और एक फ्राइट माने डरो। उड़ो लड़ो डरो, जो करना है करो, ये हार्मोन हुआ। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन होता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि श्वसन की दर बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है? आंसर तो बता दिया एड्रेनलिन, एड्रिनल नहीं एड्रेनलिन कर देना। ए नंबर दिया हुआ है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन भी एक हार्मोन है और इसका जो स्रावन होता है, बात समझ लो, गैस्ट्रिन का स्रावन ये होता है अस्टमक से, यानी अमाशय से, और ये गैस्ट्रिक जूस का स्रावन कराने में सहायता करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन ये सिक्रीटेड बाय स्टोमक,
आमाशय से, सिक्रेटेड बाय स्टोमक, सिक्रेटेड बाय स्टोमक। और ये गैस्ट्रिक जूस के स्रावन में, गैस्ट्रिक जूस जो होता है आमाशय रस, उसका स्रावन को उत्सर्जित माने कि उत्तेजित करता है। एक है और हार्मोन ऑप्शन में एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो जानते हो कि फीमेल हार्मोन है, और ये एस्ट्रोजन फीमेल जो हार्मोन है ये महिलाओं में मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है, जो मासिक चक्र होता है, उसको सही सुचारू रूप से नियंत्रित करता है। और जो फीमेल्स होती हैं, जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसको ये कंट्रोल करता है। तो ये तीसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन। और चौथा एक ग्लैंड का नाम दिया हुआ है पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी जो जानता है ये तो ग्लैंड है, और ये ग्लैंड जो होता है वो ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में होता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड, हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। और ये सभी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम इसी पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब कंट्रोल होता है? आंसर होगा एड्रिनलिन। क्वेश्चन नंबर है 17, सामान्य व्यक्ति में 100 ml रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कितना होता है? देखो बहुत सारे लोग का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल वसा जो का ठोस रूप होता है कोलेस्ट्रॉल, इसका नॉर्मल आदमी में जो लेवल होना चाहिए वो 100 ml ब्लड में 125 से 200 मिलीग्राम होता है। 100 मिलीलीटर को आप याद रखिए 1 डेसीलीटर भी कहते हो, DL। तो 1 डेसीलीटर या 100 मिलीलीटर में 125 से 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल वैल्यू होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर दिक्कत है आपको। और ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से क्या होता है, जो हमारी धमनियाँ होती हैं, जो आर्टरीज होता है, ये हमारा आर्टरीज है, और इसी आर्टरीज में ब्लड का फ्लो होता है, तो इनकी दीवारों पर ये कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है। ये जो दीवार है, इस दीवार पर कोलेस्ट्रॉल चिपक गया, देखो ये दीवार पर कोलेस्ट्रॉल चिपक गया। क्या ये ब्लड है तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल होने पर ज़्यादा ये जो होता है दीवार में कुछ इस तरह से चिपक गया। और ज़्यादा जब चिपकता है तो हमारा जो ब्लड का वेसल्स है, यानी जो रक्त की जो धमनियाँ हैं, ब्लड वेसल्स, ये हो जाता है नैरो, संकीर्ण। और जब नैरो हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा, तो समझो कि पाइप अगर पतला हो जाए ये, तो उसमें ब्लड प्रेशर क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो नॉर्मल वैल्यू पूछेगा 100 ml या 1 डेसीलीटर में, तो 125 से 200 मिलीग्राम। अब यहाँ ऑप्शन के हिसाब से सिलेक्ट करो। पहला तो नहीं होगा 250 से 350, दूसरा 150 से 250, तीसरा 100 से 150, और चौथा 150 500 से 100। तो पहला चौथा तो नहीं। अब 150 से 250 एक आ रहा है, और दूसरा आ रहा है आपका 100 से 150। तो कमी लेवल लेकर के चलो, आंसर 200 से 150 मिलीग्राम। अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 18। यदि AB रुधिर वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, मान लो एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप है AB, तो ब्लड ग्रुप किससे डिसाइड होता है? ब्लड ग्रुप होता है RBC के एंटीजन पर। ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए बात को ध्यान से समझना, ब्लड ग्रुप जो डिसाइड होता है वो RBC के एंटीजन से होता है, गड़बड़ाना नहीं है। ब्लड ग्रुप ये डिसाइड होता है RBC के एंटीजन पर। RBC के एंटीजन पर, RBC के सतह पर जैसा एंटीजन होता है वैसा ही आपका ब्लड ग्रुप होता है। और आपको मालूम है कि जो O वाला होता है वो सबको दे सकता है, यानी ये होता है सर्वदाता, सबको दे सकता है। और AB जो होता है वो होता है सर्वग्राही। तो O सबको दे सकता है, AB सबसे ले सकता है। ये होता है यूनिवर्सल डोनर, और ये होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सबसे लेने वाला AB, सबको देने वाला O। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, लेकिन ये आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका ब्लड ग्रुप क्या है?
इस आदमी का जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका ब्लड ग्रुप है आपका AB, तो अब तो भाई वो सबसे ले लेगा। अब उसके परिवार में कुछ आदमी है, उसके कुछ दोस्त भी हैं, जैसे पत्नी का ब्लड ग्रुप A है और उसका पुत्र और पुत्री का ब्लड ग्रुप AB B है, मित्र का O है, तो भाई तो ये तो सबसे ले सकता है, इसीलिए चलो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D सभी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप। तो ये आदमी जो एक्सीडेंट जिसका हुआ था उसका ब्लड ग्रुप AB था, इसीलिए ये सबसे ले सकता है, इसको ज़्यादा टेंशन नहीं है। हालांकि बात याद रखना, ये सब किताब वाला ज्ञान है, जब असली में कोई ऐसा केस आता है हॉस्पिटल में तो फिर डॉक्टर भाई AB ही मांगता है, वो A और B और वो का बलता नहीं है, बोला ये सब जो किताब में पढ़ा वो किताबें तक रहो, यहाँ पर अपना किताब का ज्ञान मत झाड़ो। तो अगला क्वेश्चन आइए, मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? बोल रहा है कौन सा मनुष्य कौन से अंग के बिना भी काम कर सकता है, मतलब अगर वो अंग नहीं भी रहे तो उसका जीवन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहला है दांत। भाई दांत तो बहुत ज़रूरी है, दांत नहीं रहेगा तो फिर बुढ़ापा में बहुत दिक्कत हो जाता है, इसलिए दांत तो ज़रूरी है। दांत के बिना खाना का सही तरीक़ा से क्रशिंग नहीं होगा, खाना को आप सही से उसको चबा नहीं पाइएगा, तो दांत तो ज़रूरी है। देखा होगा बुढ़ापा वगैरह में दांत वगैरह जब टूट जाएगा तो नकली दांत तो लगाना ही पड़ेगा, ऐसे तो रहेगा नहीं, ये बात तो क्लियर है। दूसरा है तुम्हारा टॉन्सिल। हाँ, गला के अंदर में देखना ध्यान देगा, दो टिश्यू का स्ट्रक्चर, दो मांसल रचना दिखाई देती है, वो टॉन्सिल है। और ये टॉन्सिल जो होता है वो एक तरह से लिम्फेटिक सिस्टम का भाग है, लिम्फेटिक सिस्टम का भाग होता है, और ये इन्फेक्शन से हम लोग को बचाता है। मतलब इन्फेक्शन से, शरीर में अगर इन्फेक्शन माउथ वगैरह में होता है तो ये उससे हमको लड़ने में मदद करता है, क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम एंटीबॉडीज रिलीज करता है, तो ये आपका टॉन्सिल भी एंटीबॉडी रिलीज करता है। इसीलिए जब इन्फेक्शन होता है माउथ वगैरह में तो देखा होगा टॉन्सिल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, आपको दिखाई भी देता होगा, आईना वगैरह में देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि साइज़ बढ़ गया टॉन्सिल का, गला में पानी वगैरह निकलते समय दिक्कत होता है। लेकिन ये एक अवशेष अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। जैसे आपका अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, आपके पूंछ की हड्डी कॉकेक्स टेल वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, उसी प्रकार से ये भी आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी अवशेषी अंग है। और इसको अगर ज़्यादा बार इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर देखता है किसी पेशेंट में ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो क्या करता है कि इस टॉन्सिल को ही रिमूव कर देता है। ये आपके शरीर का अवशेषी अंग है, जैसे अपेंडिक्स निकाल देता है वैसे टॉन्सिल भी निकाला जा सकता है, और इससे हमारे जीवन यापन में या जीवन के चक्र में या जीवन जीने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इसीलिए आंसर हो जाएगा टॉन्सिल। लिवर तो जानते हो भाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत बचा के रखना है इसको। स्किन भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 नंबर, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। अब ये सिलिकॉन कार्बाइड जानते हो कि इसको कहा जाता है, दूसरा नाम है इसका कार्बोरंडम। सिलिकॉन कार्बाइड का फॉर्मूला हुआ है SiC, और इसी का दूसरा नाम है कार्बोरंडम, कार्बोरंडम। और इसी को कृत्रिम हीरा कहते हैं, कृत्रिम हीरा। और ये जो कृत्रिम हीरा कार्बोरंडम होता है, इसका प्रयोग एब्रेसिव यानी अपघर्षक के रूप में किया जाता है। अपघर्षक मतलब काटने वाले पदार्थ के रूप में, एब्रेसिव के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, अपघर्षक के रूप में किया जाता है। जैसे हीरा काटने के लिए यूज़ किया जाता है, कांच काटने के लिए, सिलिकॉन कार्बाइड भी मेटल्स वगैरह को और ग्लास वगैरह को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पूछा है बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में, कांच के उत्पादन में, सीमेंट के निर्माण में, कि इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका कठोर वस्तु को काटने के लिए, यानी 20 का ऑप्शन हो गया ए। तो ये था आज के टेस्ट का डिस्कशन। अगला टेस्ट का डिस्कशन बोले हैं डिस्कशन मंडे टू फ्राइडे होगा, तो ये आज फ्राइडे था, अगला डिस्कशन अब मंडे को होगा। आप लोग इस डिस्कशन को देखिए ध्यान से, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है नोट कीजिए, और अगर किसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कि फलाना चीज़ में सर दिक्कत है, इसको थोड़ा सा अगले वीडियो में अच्छा से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो वहाँ फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए, तो ये टेस्ट का क्वेश्चंस को आप डिस्कस करिए, बढ़िया से इसको देखिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट कभी भी आ सकता है और आपको उस हिसाब से तैयार रहना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत लंबा समय पर होता है, इसलिए इस मौका को छोड़ना नहीं है।
और यही आपसे कह सकते हैं कि मन से पढ़िए। कल तक के लिए गुड नाइट।